नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने फिजिकल जियोग्राफी प्रारंभ किया है, तो आज क्लास 10वां है। ठीक है, तो 9वें क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। उससे पहले हम लोगों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में जाना था। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि जो है कि पहले मैं कल मैप ढूंढ रहा था, देखिए मिला नहीं। तो ये देखिए, पहले मैंने बताया था कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहले बताया था कि दरअसल ये जो हम लोगों का पूरा कॉन्टिनेंट है आपस में जुड़ा है। मैं टिक लगाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये और ये देखिए, जो अफ्रीका है, अफ्रीका का पश्चिमी तट और दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट, ये दोनों आपस में जुड़े हुए लग रहे हैं, ये और ये। ठीक है, ये दोनों देखेंगे तो आपस में जुड़े हुए लग रहे हैं। और इसके बाद अगर देखेंगे तो ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये और ये जो भारत का क्षेत्र है, यानी कि ये और ये दोनों देखेंगे आपस में जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र और ये, यानी कि अमेरिका का जो मैक्सिको की खाड़ी है, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये दोनों देखेंगे आपस में जुड़े होंगे। तो इन्होंने बताया था कि जो है कि ये सारे कॉन्टिनेंट पहले आपस में जुड़े हुए थे और जो है कि ये सब आपस में टूटे थे। तो ये टूटे थे, उससे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था क्या कि ये जो धरती है हमारी, ये सब आज की क्लास में हम लोग पढ़े हैं, पहले देख लीजिए थोड़ा सा। ये मैंने इंडियन जियोग्राफी क्लास में पढ़ाया था। ये है अपन पृथ्वी, पृथ्वी के बाद ये है पूरा समुद्र। ठीक है, ये पृथ्वी पे, सॉरी, ये है पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर ये पूरा क्षेत्र जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र महाद्वीप है और ये जो है कि पूरा क्षेत्र जो है कि महासागर है। तो इन्होंने नाम दिया था सबसे पहले पेंजिया और पेंथालासा। तो ये जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, इन्हें नाम दिया था पेंजिया। ठीक है, और ये जो महासागर है इन्हें पेंथालासा, पेंथालासा, इसे पेंजिया कहा था और इसे पेंथालासा कहा था। ये दोनों आपस में अलग, यानी दो भागों में पहले बांटा। इसके बाद जो इन्होंने बताया था कि ये जो पेंजिया है ये भी दो भागों में बांटा था। एक को गोंडवाना कहे थे, गोंडवाना लैंड, और एक को कहा था लॉरेंसिया लैंड, लॉरेंसिया। तो जो लॉरेंसिया था वो ऊपर का क्षेत्र था। मैंने इंडियन ज्योग्राफी, अगर आप लोग हमारी क्लास देखेंगे तो उसमें पिन है, प्लेलिस्ट में है, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो लॉरेंसिया था ये यूरोप और एशिया वाला ऊपर वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र, यानी कि ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है, इसे आप देखे होंगे कि भारत के ये जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं, ये वाले, ये सब जो है कि बांटा था इन्होंने लॉरेंसिया में। और इसके नीचे वाले जो क्षेत्र है, भारत विरोध का क्षेत्र, इसे गोंडवाना लैंड में बांटे थे। मैंने बताया था कि भारत हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इसे बांटे लॉरेंसिया में, इसे बांटे गोंडवाना लैंड में। और यही जो है कि गोंडवाना लैंड आगे आगे जाते 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 टकराया और इसी से हिमालय का निर्माण हुआ था। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। इसके आगे और वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने बताया कि कैसे टूटा, तो समोन्नी धारा सिद्धांत बताए थे। इसके बाद उसी में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अभिसारी, अपसरण और अभिसरण क्या है। तो अभिसरण और अपसरण हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर उसी के आगे हम लोगों ने पढ़ लिया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो उसी क्रम में देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि कल की क्लास में अगर आपको याद हो, तो जब महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट से टकराती हैं तो उसमें तीन प्रकार के बनते हैं। अगर महासागरीय और महाद्वीपीय टकराएंगी तो उसमें वलित पर्वत बनता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है और भ्रंश बनता है। ठीक है, तो कैसे बनता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये भाग है, इसका एक ले लेते हैं, ये भाग है। ठीक है, अब इसे जो है कि एक साइड से महासागरीय प्लेट आई, एक साइड से महाद्वीपीय प्लेट। हो सकता है ये महाद्वीपीय प्लेट है, एक महासागरीय प्लेट ये आई, और ये जब टकराई तो महासागरीय प्लेट भारी होती है, मैंने बताया था। तो महासागरीय प्लेट नीचे धंसती गई। जब नीचे धंसती गई तो ये उठता चला गया, ये उठता चला गया। ये देखिए,
ये धंसा नीचे और ये उठ रहा है, और यही जो उठा हुआ भाग है इसका, ये जो उठा है यही जो है कि कहा है वलित पर्वत, और यही जब ऐसे उठ गया तो यही पर्वत का निर्माण माना जाता है कि यही पर्वत है। ठीक है, तो ये वलित पर्वत आपको समझ में आया होगा कि वलित पर्वत कैसे बना। वलित पर्वत बनता है महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के टकराने के कारण, और वलित पर्वत तभी बनता है जब महासागरीय प्लेट ना हो, सिर्फ महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट टकराएंगी फिर भी वलित पर्वत बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए कि महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट टकराया तो वलित पर्वत बना। वलित पर्वत 4 प्रकार के बन सकते हैं। पहला असमित, सम्मित प्रकार के। ये जो सम्मित प्रकार होंगे वो थोड़ा सा ही मुड़े होंगे, थोड़ा सा ही मुड़े होंगे। ठीक है, ये है सम्मित। जब ये थोड़ा सा मुड़े तो ये सम्मित प्रकार को, यानी कि समान टाइप का दिख रही है। ठीक है, और दूसरा है असम्मित। दूसरा हो गया असम्मित। असम्मित प्रकार की ये कैसे भी मुड़ सकती है, छोटा हुआ बड़ा हुआ, ये पता चले कि यहां से ऐसे मुड़ गई, फिर ये इतना मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, ये हो गया असम्मित प्रकार के। समित प्रकार के जो समान समान आकार के मुड़े, असम्मित आकार के जो समान आकार का न मुड़े, हो गया। तीसरा है समनत। समनत प्रकार की, समनत प्रकार की ये है कि एक आकार में सिर्फ डिफरेंट रहेगा बस, यानी कि ये जो समनत है एक ऊंचा हो गया, ये एक नीचा हो गया। ठीक है, लेकिन इसका जो क्षेत्र है आकार टाइप का वो समान ही रहेगा, उसके आकार में ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा, बस साइज छोटी या बड़ी होगी। ठीक है, और चौथा प्रकार में बांटा गया है परिवलित। परिवलित प्रकार की, और ये जो परिवलित प्रकार की है ये बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी टाइप रहती है। ये वलित प्रकार की, यानी कि ये जब बहुत ही ज़्यादा रहेगी तो ये धंस जाएगी, ऐसे टाइप की। और ये जो है कि वलित परिवलित प्रकार की कहलाती है। ये परिवलित पहाड़ तब बनती हैं जब ज़्यादातर जो है कि महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट साथ में टकराएंगी तो उस समय बनती है। ठीक है, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट जब टकराती हैं तब बनता है। तो हम लोगों ने वलित पर्वत देख लिया 4 प्रकार के, सम्मित, असम्मित, समतल, असमनत और परिवलित। ठीक है, उसके आगे देखते हैं ज्वालामुखी। इसके बाद ज्वालामुखी कैसे बनेगी मैं बताता हूं आपको। अब ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होगा, अब देखिए, ये हो गई महाद्वीपीय प्लेट और ये हो गई महासागरीय प्लेट। ये देखिए महाद्वीपीय और ये है महासागरीय। अब ये दोनों जब टकराएंगी तो ये नीचे हुआ, अब ये नीचे हुआ क्योंकि भारी है, भारी है, नीचे गया और ये उठ गया। देखिए ये उठ गया, अगर ये दोनों टकरा रही हैं तो एक उठ रहा है एक नीचे है, और ये जो उठता है तो ये जब नीचे जाएगा तो नीचे जाते 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 तो दुर्बलता मंडल तक पहुंच जाएगा। मैंने बताया था जब ये दुर्बलता मंडल तक पहुंचेगा तो दुर्बलता मंडल में है क्या, मैग्मा। मैंने बताया था दुर्बलता मंडल में जब मैग्मा है ये पूरा अंदर जाएगा तो दुर्बलता मंडल में छेद करेगा, तो जब उसमें प्रेशर पड़ेगा तो दुर्बलता मंडल से लावा आ जाएगा बाहर। ठीक है, जब दुर्बलता मंडल से मैग्मा आ जाएगा बाहर तो उसी को कहते हैं कि लावा। ठीक है, अब जैसे कि ये प्लेट है, ठीक है, और एक ही प्लेट ये है। अब ये टकराया, टकरा के गया नीचे, ये पहुंच गया दुर्बलता मंडल, ये उठ रहा है ऊपर, उठ रहा है, और यहाँ पे जो है कि अवसाद है, अवसाद बन रहा है। तो ये उठते उठते जब मैग्मा से यहाँ पे बाहर आएगा तो ये ले लेगा आकार, आकार लेगा। अब यानी कि जब ये पहुंच गया दुर्बलता मंडल तक, ये अंदर चला गया तो लावा जो है कि बाहर आ गया, और लावा जैसे ही ऊपर मैग्मा जैसे ही बाहर आया उसे हम लोग लावा कहते हैं। अब जैसे कि पूछे कि लावा क्या है, ज्वालामुखी का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग में अवसाद लावा कहलाती है, और वही अवसाद यदि ये धरती के अंदर है तो उसे मैग्मा का नाम दिया जाता है।
अब ज्वालामुखी में हम लोग देखते हैं कि बहुत ही प्रकार की ज्वालामुखियां होती हैं, लेकिन उनका प्रकार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि करंट अफेयर का वो पार्ट है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब जैसे कि हो गया प्लेट, ठीक है, जब ये टकराई तो यहां से एक नली बनी और यहां से जो है कि मैग्मा आ गया बाहर। ये मैग्मा जब बाहर आया, यहां तक मैग्मा था तो इसे था नाम मैग्मा। जैसे ही बाहर आया उसका नाम हो गया लावा, ठीक है। ये जो है कि इसका कहलाएगा मुख और ये है नली, ठीक है। तो ज्वालामुखी कैसे बना मैंने बता दिया कि ज्वालामुखी ज्यादातर बनता है एक महासागरीय प्लेट के टकराने के कारण, क्योंकि महासागरीय प्लेट भारी होती हैं और वो अत्यधिक गहराई तक चली जाती हैं और वह जल्दी टूटती भी नहीं है, क्योंकि वह जो है कि भारी होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल होती हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ होता है और दाब मिलता रहता है, वो फ्लेक्सिबल होती हैं। लेकिन जो महासागरीय प्लेट होती है बहुत ही कठोर होती हैं और वो टकराने के बाद टूट जाती हैं और टूटती हैं वो अवसाद जमा होकर ज्यादातर वलित पर्वत बनता है। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, पहला मैंने बताया कि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट टकराई, उसमें बना वलित पर्वत ज्वालामुखी, इस पर भ्रंश बनेगा। अब जब भ्रंश बनता है तो भ्रंश क्या है ये समझिए। भ्रंश कुछ नहीं है, ये जब टकराया तो ये जो ऊपर चला गया ये नीचे चला गया, देखिए ये टकराई नीचे चला गई ऊपर, लेकिन इसके बीच में ये जो खाली स्थान बचा है इसी खाली स्थान को हम लोग कहते हैं भ्रंश, ठीक है। भ्रंश दो प्रकार से बनता है। पहला देखिए, ये हो गया पृथ्वी, ये प्लेट। अगर भ्रंश बने कि यहां की मिट्टी धंस जाए, धंस के इतनी हो गई तो ये एक पर्वत का निर्माण कर लिया, तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन, यही है ब्लॉक माउंटेन। इसी को हम लोग भ्रंशोन्त पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये दो थी, ठीक है। अब ये जो है कि समान थी, ये धंस गई। अब ये धंस गई, इससे बताते हैं। ये है प्लेट, ठीक है, ये है समतल और ये धंस के ऐसे हो गई। अब ये तो धंस गई और ये जो उठा हुआ भाग है, ये वाला देखिए हमारी उंगली, ये जो उठा भाग है ये कहलाएगा ब्लॉक माउंटेन और ये जो धंसा हुआ है ये है भ्रंश। और भ्रंश के कारण भी पर्वत का निर्माण होता है, लेकिन उसे ब्लैक माउंटेन का नाम ब्लॉक माउंटेन का नाम दिया जाता है। इसे भ्रंशोन्त पर्वत का नाम भी दिया जाता है। कभी कभी होता है कि ये पर्वत ये है लेकिन ये किनारे का धंस गया, किनारे धंस गया और ये उठा रह गया, इसे भी जो है कि भ्रंश घाटी के नाम से ही जाना था। ये भी भ्रंशोन्त पर्वत ही है, लेकिन इसे ब्लॉक माउंटेन नाम नहीं दिया जाता है। ब्लॉक माउंटेन तब दिया जाएगा जब किनारे किनारे उठाओ और बीच का धंस जाए, तो इसे ब्लॉक माउंटेन कहेंगे, भ्रंशोन्त पर्वत का नाम कहेंगे। तो भ्रंश पर्वत कैसे बन गया ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों को बस इतना याद रखा है कि महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट जब टकराएंगे तो वलित पर्वत ज्वालामुखी भ्रंश बनेगा। जब महासागरीय और महासागरीय प्लेट टकराएंगे तो उस समय ज्वालामुखी ज्यादा निकलते हैं, उसका कारण क्या है, दोनों भारी है, धंसेंगी, दुर्बलता मंदिर तक ज्यादा जाएंगी। और यही ज्वालामुखी जब बाहर आता है समुद्र के तट पर तो वही जो है कि निर्माण करता है किसका, द्वीप का। तो ही ज्वालामुखी जो है कि कॉन्टिनेंट महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट टकराने के कारण ज्वालामुखी बाहर आया और वही ज्वालामुखी अवसाद जो है कि बढ़ा और वह ठंडा हुआ, ठंडा होकर वही एक आइलैंड का रूप ले लेता है। आइलैंड क्या है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे आइलैंड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉन्टिनेंटल प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट जब टकराएंगी तो हमेशा सिर्फ वलित पर्वत ही बनेगा, वहां पे ज्वालामुखी पर्वत नहीं बनेगा। उसका कारण ये है क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट बहुत ही कठोर होती हैं और टकराव के कारण वो टूट जाती हैं और ज़्यादातर दुर्बलता मंडल तक नहीं पहुंच पाती, उससे पहले ये समाप्त हो जाती हैं और अवसाद के रूप में पहाड़ का निर्माण करती हैं। यही जो है कि खासियत है वलित पर्वत क्या है, समझ गए। वलित पर्वत क्या है, ज्वालामुखी क्या है, इसका भ्रंश क्या है, इतना समझ गया कि भ्रंशोत घाटी कैसे बनती है ये भी समझ गए। उसके आगे देखते हैं। उसके आगे अपक्षय और अपर्दन क्या है मैं बता देता हूँ, लेकिन इसे मैंने बताया था आपको इंडियन जियोग्राफी की क्लास में
कि मशरूम कैसे बनता है, मशरूम घाटी क्या है, ये सब अपर्दन से बनता है, निक्षेपण से बनता है। तो ये सब वहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे बस इतना देखिए कि अपर्दन और निक्षेपण क्या है। अपर्दन का अर्थ ये होता है कि किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा तोड़कर अच्छा आकार दे दे। समझ रहे हो मैं कि एक पत्थर लाइए आप और उसे छीनी हथौड़ी से एक ये पत्थर मैंने लाया, ठीक है, और इसे मैंने तोड़ा। तोड़ने के बाद एक अच्छा सा मैंने आकार देकर भगवान बुद्ध की मैंने मूर्ति बना दी। यहां से तोड़ा, ये पूरा तोड़ दिया, इस साइड से फिर तोड़ दिया, मैंने तोड़कर एक अच्छा सा आकार दे दिया, ठीक है। जब मैंने तोड़ तोड़कर अपर्दित कर करके एक आकार दे दिया तो वो हो गया अपर्दन, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया कि कहीं से गया और मिट्टी लाया, और मिट्टी को मैंने गाजा और उसे मैंने एक दिया बना दिया, मैंने एक दिया बना दिया, चाक पे रखा, इसे घुमाया और गुर्र करके मैंने एक दिया बना दिया। वो क्या हो गया? निक्षेपण। सीधा अर्थ है अपर्दन किसी चीज को अपर्दित करके तोड़ तोड़ कर फेंकती है तो वह अपर्दन कहलाती है। और वही टूटा उटा भाग अगर कहीं पे जाके जुड़ जाता है, मिल जाता है, कोई आकार ले लेता है तो उसे निक्षेपण कहते हैं। तो अपर्दन और निक्षेपण दोनों याद आ गया होगा आपको। अपर्दन किसी पत्थर को लाया, तोड़ तोड़ के एक आकार बना दिया, वो हो गया अपर्दन। मिट्टी को लाया, जोड़ जोड़ के एक आकार बना दिया, वो हो गया निक्षेपण। यानी कि अपर्दन निक्षेपण दोनों साथ में होती हैं। अपर्दन के कारण ही निक्षेपण होता है। अपर्दित हुए पदार्थ जहाँ इकट्ठा होते हैं वही जो है कि निक्षेपण कहलाता है। ये बहुत सारे आकार होते हैं जब पौनों द्वारा अपर्दित होकर मशरूम बनता है, मशरूम घाटी बनती है। यानी कि आप देखे होंगे कि कभी कभी ऐसे ही क्षेत्र होंगे रेगिस्तान में कि ये पूरा बना है, यहाँ पे अपर्दित हो गया और ये केवल पहाड़ी ही बनी है, बची है। कभी कभी जल के साथ अपर्दन होता है जिसे स्टेक उटेक बनते हैं। तो ये सब मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। तो इसमें जो है कि मैंने ये नहीं बताया था कि भौम जल द्वारा निक्षेपण से क्या बनता है। देखिए भौम जल निक्षेपण से 3 प्रकार बनती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। भौम जल है धरती के अंदर, ठीक है। अब एक ये होगा अपर्दन, एक पूरे जुड़ा है, ठीक है, ये जुड़ा है। अब ये जो ऊपर का अपर्दन है निक्षेपण है, इसे कहते हैं स्टेलेक्टोटाइट, ठीक है, इसे कहते हैं स्टेलेक्टोटाइट, जो भौम जल के अपर्दन को ऊपरी भाग है। यदि पूछे कि भौम जल द्वारा निक्षेपण से बना ऊपरी सिरा का नाम क्या है, उसका नाम है स्टेलेक्टोटाइट, ठीक है। और इसके बाद यही जो नीचे का है, यही नीचे का नाम है स्टेलेक्टोमाइट। देखिए जो नीचे है वो माइट, जो ऊपर है वो टाइट, ठीक है। स्टेलेक्टोटाइट ऊपर है भौम जल के निक्षेपण से, जो नीचे है उसे स्टेलेक्टोमाइट कहते हैं। लेकिन ये जो दोनों जुड़ा हुआ है, इसे जुड़े हुए भाग को स्तंभ नाम दे दिया जाता है। यही स्तंभ हाल ही में मेघालय में मिला है, जिसे मेघालय योगीन पत्थर के नाम से जाना गया है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को भौम जल निक्षेपण से क्या क्या बना है। देखिए आज क्लास हो सकता है कि इसका लास्ट हो, इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हें उठाया है, उन्हें खत्म करके इसके बाद हो सकता है कल हम लोग क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और बताना था आपको, जिसमें था प्रत्यक्ष स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोत, यानी कि जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन करने के लिए हम लोगों को कुछ प्रत्यक्ष स्रोत मिले हैं। अब प्रत्यक्ष स्रोत में पहला है चट्टान। अब जैसे कि प्रत्यक्ष स्रोत में हम लोग चट्टानों को जब अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो है कि कार्बन डेटिंग पद्धति से, यानी कि अगर आपको उससे परीक्षा पूछे कि पत्थरों का एज जानने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग होता है, उसका नाम है कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति से हम लोग पता करेंगे कि चट्टान कितने वर्ष पुराना है। तो ये पत्थरों के चट्टानों का अध्ययन करके हम लोगों ने पाया कि पृथ्वी हमारी बहुत ही अरब
वर्ष पुरानी है। प्रत्यक्ष स्रोत में पहला चट्टानों का अध्ययन, दूसरा ज्वालामुखी। प्रत्यक्ष स्रोत में दूसरा है ज्वालामुखी। जो ज्वालामुखी धरती के अंदर से बाहर आती है तो उन्हीं मैग्मा का हम लोग अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ठीक है। और तीसरा प्रत्यक्ष स्रोत में खनिज, यानी कि कहीं कहीं क्षेत्र पे हम लोग गए, वहाँ पे पेट्रोलियम मिला, और जब पेट्रोलियम मिला तो हम लोग समझ गए कि ये जीवाश्म ईंधन है। देखिए पेट्रोलियम भी दो टाइप के होते हैं, पहला जीवाश्म से मिला हो और दूसरा वनस्पति से मिला हो। देखिए जो पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा, मिट्टी का तेल बनेगा, वो जहां पर जीव दबे होंगे, जीव मतलब जीव जंतु मानव दबे होंगे, वहां पर मिलेगा पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, ठीक है। लेकिन जहां पर वनस्पतियां दबी होंगी, पेड़ पौधे दबे होंगे, वहां पर मिलेगा कोयला, ठीक है। यानी कि जीवाश्म ईंधन है जिसमें जीव दबे हुए हैं, और वनस्पति ईंधन अलग होता है जिसमें कोयला वाले क्षेत्र आते हैं, वहां पे वनस्पतियां दबी होंगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोयला मिल रहा है तो यहाँ पे बहुत सारी वनस्पतियां दबी होंगी। यदि ईंधन मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, मिट्टी का तेल मिल रहा है, तो वहाँ पे जीव दबे होंगे। इन्हीं का अध्ययन करके जहाँ पे जीवाश्म मिलते हैं, तो वहाँ पे जब पेट्रोलियम मिला है तो पेट्रोलियम निकालते हैं, पेट्रोलियम के साथ कुछ अवसाद भी निकलते हैं, कुछ छोटे छोटे कण निकलते हैं, कुछ जीवाश्म निकलते हैं, तो उनका भी अध्ययन करके पता करते हैं कि ये जो जीवाश्म है कितना साल पुराना है और ये किस जीव से मेल खाता है। यानी कि अगर थोड़ा बहुत मेल खाया कि ये हाथी का है, तो पता चलता है कि हाथी का जीवाश्म इसमें दबा हुआ है, हाथी पहले ऐसे ही आकार की थी, ठीक है। तो प्रत्यक्ष स्रोत हम लोग जान गए। अब अप्रत्यक्ष स्रोत में पहला देखिए उल्का पिंड। उल्का पिंड को अप्रत्यक्ष स्रोत में मानने का लक्ष्य यह है कि माना जाता है कि उल्का पिंड जो पृथ्वी की गति कर रही है वह जो है कि पृथ्वी से ही टूटी हुई है, और वह कभी कभी जो मेट्रोर शावर होता है, मैंने बताया था आपको पहले पिछली क्लास में, देखिएगा तो जब वो मेट्रोराइट बनकर मेट्रोर गिरता है, यानी कि मैंने बताया था मेट्रोराइट क्या है, मेट्रोर क्या है, मेट्रोराइट क्या है, तो मैंने बताया था मेट्रोराइट जो धरती पर गिरे, मेट्रोर जो वही फटका हो। तो ये मैंने बता दिया था कि मेट्योर क्या है, मेट्रोराइट क्या है। तो मैंने बताया था कि ये अप्रत्यक्ष स्रोत में है, जब कभी धरती में गिरा होगा तो उसे हम लोग लेते हैं और अध्ययन करते हैं कि क्या पृथ्वी का आकार पहले भी ऐसा